हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का पॉलिटिकल साइंस की इस क्लास में मैं सुनील जैन अपने यूट्यूब चैनल फुल सुंदर एजुटेक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज के इस क्लास में हम पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट का सेकंड यूनिट का फर्स्ट लेसन पढ़ने जा रहे हैं। संसद का गठन कैसे होता है, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में, ये सारी चीजें इस चैप्टर में हम क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में शासन यानी पार्ट बी की जो सेकंड यूनिट है, भारत में शासन, उसका फर्स्ट लेसन है संसद, लोकसभा एवं राज्यसभा के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संसद की। संसद को अंग्रेजी में पार्लियामेंट कहते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक शासन में सरकार के 3 अंग होते हैं। वो कौन कौन से? व्यवस्थापिका, जो कि कानून निर्माण का कार्य करती है, कार्यपालिका, कानूनों की क्रियान्विति का कार्य करती है, और तीसरा अंग होता है न्यायपालिका, जो कानून की व्याख्या और न्याय का कार्य करती है। इस व्यवस्थापिका के प्रत्येक देश में अलग अलग नाम होते हैं। जैसे भारत में हम इसे संसद कहते हैं, ब्रिटेन में पार्लियामेंट, संयुक्त राज्य अमेरिका में कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, जर्मनी में बुंडेस्टाग, जापान में डाइट, इसी तरह ईरान में मजलिस, और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में इसे नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है, जबकि नेपाल में राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। तो ये व्यवस्थापिका के अलग अलग देशों में अलग अलग नाम हैं, तो आप इनको याद रखें। अब बात करते हैं हम भारत की व्यवस्थापिका के बारे में। भारत की व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है, जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है, जिसके अनुसार भारतीय संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। ये जहां जहां भी मैंने रेड कलर में किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, आप इनको अंडरलाइन करते चलें। ये आपके कीवर्ड्स यानी इंपोर्टेंट नोट्स के रूप में आप इनको बना सकते हैं। तो भारतीय संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम है राज्यसभा और लोकसभा। इस प्रकार राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ ही संघ की व्यवस्थापिका अर्थात संसद का भी अभिन्न अंग होता है। यह व्यवस्था नितांत संसदीय शासन प्रणाली के अनुरूप है, यानी जहां भी संसदीय शासन प्रणाली होती है, ठीक इसी व्यवस्था को फॉलो किया जाता है। भारत में आधुनिक रूप में लोकतंत्र एवं संसद के रूप में प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना ब्रिटिश शासन की देन है। यानी वर्तमान का जो आधुनिक लोकतंत्र जो हम देख रहे हैं, ये और जो प्रतिनिधि संस्थाएं हैं यानी लोकसभा और राज्यसभा, ये ब्रिटिश शासन की देन है। हालांकि प्रतिनिधि निकाय तथा लोकतांत्रिक स्वशासी संस्थाएं, देखिए यहां अंतर समझिए आप। प्रतिनिधि संस्थाएं जो लोकसभा राज्यसभा है और ये जो वर्तमान का लोकतंत्र है, ये ब्रिटिश शासन की देन है, जबकि प्रतिनिधि निकाय यानी जो स्थानीय निकाय की जो संस्थाएं थी, लोकतांत्रिक स्वशासी संस्थाएं, ये भारत में प्राचीन काल से ही विद्यमान रही हैं। ऋग्वेद में सभा और समिति, यानी अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख हमारे को देखने को मिलता है, और ऋग्वेद में सभा और समिति नामक 2 संस्थाओं का उल्लेख आता है। समिति आधुनिक लोकसभा के सदृश मानी जा सकती है, जबकि सभा विशिष्ट लोगों का संगठन हुआ करती थी, जिसका स्वरूप आजकल की राज्यसभा से मिलता जुलता था। तो ऋग्वेद में भी हम इसका उल्लेख देख सकते हैं, यानी उस समय में सभा और समिति नाम की 2 संस्थाएं होती थी। समिति आधुनिक लोकसभा के समान हम मान सकते हैं, जबकि सभा जो है वो विशिष्ट लोगों का संगठन हुआ करती थी, जैसे कि अभी राज्यसभा है। अब बात करते हैं हम इसकी पृष्ठभूमि की, यानी बैकग्राउंड। यानी ये व्यवस्थापिका का जो वर्तमान स्वरूप हमारे को देखने को मिलता है, इसका वर्तमान स्वरूप कहां से प्रारंभ हुआ, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, कैसे ये अस्तित्व में आई, और धीरे धीरे ब्रिटिश शासन के दौरान से लेकर अब तक क्या क्या इसमें परिवर्तन हुए, इन सब चीजों को हम इसमें देखेंगे। ब्रिटिश शासन के दौरान विभिन्न अधिनियमों द्वारा भारत में
संसदीय परंपराओं को सीमित एवं मुख्यतः अनुत्तरदायी रूप से लागू करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 1833 के चार्टर अधिनियम से, यानी 1833 के चार्टर अधिनियम से लेकर 1935 के भारत शासन अधिनियम तक में संसदीय तत्वों के विकास को देखा जा सकता है। 1892 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या 16 निर्धारित कर उनमें से 4 सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करने की प्रक्रिया को शामिल किया गया। तो ये वहां से प्रारंभ है। वर्तमान का जो स्वरूप हमारे को देखने को मिलता है, ये अचानक एक रात का परिणाम नहीं है। ये ब्रिटिश शासन के दौरान इनमें परिवर्तन आए, संशोधन होते गए, इनमें सुधार किए गए अंग्रेजी सरकार के द्वारा। सबसे पहले 1833 के चार्टर अधिनियम से लेकर 1935 के भारत शासन अधिनियम तक ये सुधार किए गए। 1892 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या 16 निर्धारित की गई और उनमें से 4 सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करने की प्रक्रिया को भी इसमें शामिल किया गया। फिर इसके बाद 1909 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा अधिकतम सदस्य संख्या को 60 कर दिया गया तथा उनके अधिकारों में भी कुछ वृद्धि की गई। लेकिन दूसरी ओर इनके निर्वाचन में सांप्रदायिक प्रणाली को प्रारंभ कर भारतीय एकता को खंडित करने के प्रयास भी प्रारंभ कर दिए। यानी 1909 के अधिनियम में सदस्य संख्या को तो बढ़ा दिया गया, 60 कर दिया गया और उनके अधिकारों में भी वृद्धि की गई, लेकिन दूसरी तरफ साथ ही साथ सांप्रदायिक प्रणाली को भी प्रारंभ किया गया और इस सांप्रदायिक प्रणाली के द्वारा भारतीय एकता को खंडित करने का अंग्रेजों के द्वारा प्रयास किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा केंद्रीय स्तर पर देखिए धीरे धीरे कैसे सुधार हुआ। 1909 के बाद भारत सरकार अधिनियम 1919 आया जो कि अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। इसके द्वारा केंद्रीय स्तर पर एक सदनीय विधान परिषद के स्थान पर, यानी केंद्र में जो एक सदनीय विधान परिषद हुआ करती थी उसके स्थान पर द्विसदनीय विधानमंडल बनाया गया, जिसमें एक था राज्य परिषद और दूसरा था विधानसभा। और प्रत्येक सदन में अधिकांश सदस्य निर्वाचित होते थे, यानी जनता के द्वारा निर्वाचित होते थे। इसी तरह 1935 के अधिनियम द्वारा भी इन दोनों सदनों को बनाए रखा गया। हालांकि इनकी सदस्य संख्या और अधिकारों में पर्याप्त बढ़ोतरी की गई थी, फिर भी उत्तरदायी शासन का रूप अब भी खंडित ही था। मतदाताओं की संख्या संपत्ति के आधार पर बहुत सीमित थी। यानी उस समय 1935 के अधिनियम के द्वारा जो संशोधन किया गया, उस समय जो मतदाता थे, मतदाता आम हर व्यक्ति को मत देने का अधिकार नहीं हुआ करता था। अर्थात मतदाताओं की संख्या संपत्ति के आधार पर निर्धारित होती थी और वो संख्या बहुत ही सीमित थी। केवल 15% लोगों को ही वोट देने का अधिकार था। मतदाता सांप्रदायिक और व्यावसायिक आधार पर विभिन्न वर्गों में बंटे हुए थे। स्वाभाविक रूप से भारतीय संविधान द्वारा गठित होने वाली संसद में इन सभी अलोकतांत्रिक तत्वों को हटाया गया तथा इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप बनाया गया। यानी ये सब होने के बाद जब देश आजाद हुआ और देश आजाद होने के बाद भारतीय संविधान का गठन किया गया और भारतीय संविधान के गठन के पश्चात जब संसद का गठन हुआ तो संसद में इन सभी अलोकतांत्रिक तत्वों को हटाया गया, या अर्थात जो मतदाताओं की संख्या संपत्ति के आधार पर थी इसको भी हटाया गया और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो थी उसको भी हटाया गया और इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप बनाया गया। अब संसद का गठन, कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट कैसे हुआ, जैसा पूर्व में उल्लेखित है, यानी जस्ट अभी हमने पढ़ा है कि संसद का गठन संविधान के अनुच्छेद 79 के द्वारा हुआ है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति के अलावा संसद के 2 सदन होंगे, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति के व्यवस्थापिका का अंग होने के नाते, चूंकि राष्ट्रपति भी व्यवस्थापिका का अंग है, तो उसके व्यवस्थापिका का अंग होने के नाते उसके क्या क्या कृत्य होंगे, क्या क्या उसके कार्य होंगे, कर्तव्य होंगे, उसका उल्लेख राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत किया गया है, जो कि हम आने वाले लेसन में पढ़ेंगे। यहाँ हम संसद की प्रक्रिया एवं दोनों सदनों के गठन एवं कार्यों और शक्तियों का अध्ययन करेंगे कि संसद का गठन कैसे होता है, संसद की क्या प्रक्रिया होती है, उसके क्या कार्य होते हैं, क्या उसकी शक्तियां होती है, इन सब चीजों का अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संसद सदस्य होने की योग्यताएं एवं निर्योग्यताएं, कि यानी कोई भी व्यक्ति
संसद का सदस्य बनने के लिए उसमें क्या क्या योग्यताएं, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए और क्या क्या डिसक्वालिफिकेशंस उसमें होनी चाहिए, क्या क्या निर्योग्यताएं उसमें होनी चाहिए। संविधान ने संसद का सदस्य होने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं निर्धारित की हैं। यानी संविधान के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं, उसमें संसद का सदस्य होने के लिए क्या क्या योग्यताएं निर्धारित की गई है। उसमें पहला है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। लंबे समय से देश में यह मांग की जाती रही है कि देश के सर्वोच्च पदों पर जन्मजात भारतीय ही आसीन होना चाहिए। यानी जो पैदाइशी भारत का मूल निवासी है, जो भारत में पैदा होने वाला व्यक्ति है, वो ही इन सर्वोच्च पदों पर आसीन होना चाहिए। ऐसी मांग लंबे समय से देश में की जाती रही है। कई देशों में ऐसा प्रावधान भी है। कौन सा प्रावधान? कि मूल उस देश के लोग ही सर्वोच्च पदों पर आसीन होते हैं। यद्यपि भारतीय संविधान में ऐसा उल्लेख अभी तक कहीं नहीं है। यानी भारतीय संविधान में ऐसा कहीं भी लिखित रूप में नहीं है। उसे राज्यसभा के स्थान के लिए न्यूनतम 30 वर्ष की आयु का एवं लोकसभा के स्थान के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की आयु का होना चाहिए। दूसरी उसकी जो योग्यता है, पहली योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरी योग्यता है कि राज्यसभा के लिए अगर वो खड़ा होता है तो उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, जबकि लोकसभा के लिए उम्मीदवार खड़ा होने के लिए 25 वर्ष की आयु का होना आवश्यक है। साथ ही साथ उसके पास अन्य ऐसी योग्यताएं भी होनी चाहिए जो संसद समय समय पर निर्धारित करे। यानी संसद के द्वारा निर्धारित की गई जो भी योग्यताएं हैं वो भी उसके पास होना आवश्यक है। तो ये तो हुई बात योग्यताओं की। अब हम बात करते हैं निर्योग्यताएं, यानी उसमें क्या नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कोई विकृत चित्त व्यक्ति अर्थात पागल, जिसको हम कह सकते हैं विकृत चित्त यानी मस्तिष्क, विकृत मस्तिष्क वाला अर्थात पागल अथवा अनुन्मोचित दिवालिया, पागल या दिवालिया, अनुन्मोचित यानी अनुमोदित किया हुआ, यानी वो सरकार के द्वारा सर्टिफाइड जो दिवालिया होता है, वो पागल या दिवालिया व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति एक समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है। ये भी आप नोट कर लें कि कोई भी व्यक्ति चाहे कि मैं राज्यसभा का और लोकसभा का दोनों का सदस्य बन जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति अधिकतम 2 स्थानों से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। यहां ध्यान दीजिए आप, लोकसभा के चुनाव के लिए वो अधिकतम 2 स्थानों पर चुनाव लड़ सकता है। यदि वह दोनों स्थानों से निर्वाचित होता है, मान लीजिए वो 2 जगह से खड़ा हुआ और दोनों जगह से अगर वो जीत जाता है, निर्वाचित हो जाता है, तब उसे 1 माह के भीतर एक स्थान रिक्त करना होता है। यानी एक स्थान से उसे रिजाइन करना होता है। संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार किसी संसद सदस्य को दल बदल का दोषी पाए जाने पर सदस्यता से बर्खास्त किया जा सकता है। अर्थात दल बदल का यानी एक किसी दल से जीत कर जाता है और वो बाद में जाकर अगर पार्टी चेंज कर लेता है, दल बदल लेता है, तो उसे उसकी सदस्यता से बर्खास्त किया जा सकता है। इसके अलावा सदस्य के चुनावी अपराध अथवा चुनाव में भ्रष्ट आचरण का दोषी सिद्ध होने पर भी सदस्यता से बर्खास्त किया जा सकता है। तो ये है उसकी निर्योग्यताएं, योग्यताएं और निर्योग्यताएं। और अब बात करते हैं हम शपथ के बारे में। यानी जो संसद के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के हों या लोकसभा के हों, उन्हें शपथ लेनी होती है। तो संसद के सभी सदस्य, जिन्हें हम बोलचाल में सांसद अथवा एमपी कहकर संबोधित करते हैं, संसद के सदस्यों को हम क्या कहते हैं? सांसद या एमपी। एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदस्य। तो ये अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व, जब ये निर्वाचित होकर जाते हैं, जीत कर जाते हैं, तो संसद में अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता है। या तो राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाते हैं या राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्त व्यक्ति होता है इस कार्य के लिए, वो इन्हें शपथ दिलाते हैं और उस पर अपने हस्ताक्षर करते हैं। फिर बात करते हैं हम संसद के सत्र की, सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। यानी संसद के कब कब सत्र होते हैं, कौन कौन से सत्र होते हैं, कितने सत्र होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को, ध्यान दीजिए, समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा। आहूत यानी बुलाएगा।
किंतु संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह का अंतर नहीं होगा। अर्थात एक सत्र की अंतिम बैठक और उसके अगले सत्र की प्रथम बैठक के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। वास्तव में भारतीय संसद के प्रतिवर्ष 3 सत्र आयोजित होते हैं या अधिवेशन, जिनको हम कहते हैं सत्र या अधिवेशन। तो 3 अधिवेशन आयोजित होते हैं जिनको हम कहते हैं बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र फरवरी से मई के बीच में आयोजित होता है, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर के बीच और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर के बीच। संसद की कार्यवाही के दौरान सदनों को स्थगित करने का अधिकार पीठासीन अधिकारी, अब ये पीठासीन अधिकारी कौन होता है? लोकसभा में ये लोकसभा का अध्यक्ष होता है, जिसको कि लोकसभा के सदस्य अपने में से ही किसी एक को अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। और राज्यसभा में ये सभापति होता है जो कि उपराष्ट्रपति होता है। लेकिन सत्रावसान करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को प्राप्त होता है, यानी सत्रावसान का अर्थ सत्र का समापन करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। फिर आता है गणपूर्ति, यह जिसको हम कोरम भी कहते हैं। गणपूर्ति या कोरम से तात्पर्य अर्थात एक न्यूनतम संख्या जो कि आवश्यक होती है कोई भी मीटिंग को वैलिड करने के लिए। गणपूर्ति अथवा कोरम सदस्यों की वह न्यूनतम सदस्य संख्या है जिनकी उपस्थिति से सदनों की कार्यवाही को वैधानिकता प्राप्त होती है। यानी उस न्यूनतम संख्या से अगर कम सदस्य होते हैं तो वो जो बैठक होती है, उसकी जो कार्यवाही होती है वो वैधानिक नहीं होती है, वो कैंसिल कर दी जाती है। यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी सहित सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है। यानी सदन की जितनी कुल सदस्य संख्या होती है उसका कम से कम 10वां भाग उपस्थित होना अनिवार्य होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करने हेतु सदन में कम से कम 55 सदस्य होने अनिवार्य हैं, क्योंकि कुल सदस्य संख्या कितनी है? 545। तो 545 का 10वां भाग अर्थात 55 सदस्य होना अनिवार्य है। एवं राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करने हेतु सदन में कम से कम 25 सदस्य, क्योंकि राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 245। तो 245 का 10वां भाग हुआ 25। ये अवश्य होने चाहिए, जब जाके वो गणपूर्ति कहलाती है, कोरम पूरी होना कहलाती है। संसद में भाषा, लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद में कौन सी भाषा काम में ली जाती है, कौन सी भाषा में कार्य होते हैं। संविधान के अनुसार संसद के कार्य संचालन की भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी है, किंतु पीठासीन अधिकारी किसी ऐसे सदस्य को जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी बात को अभिव्यक्त नहीं कर सकता हो, मान लीजिए किसी व्यक्ति को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं नहीं आती है, तो पीठासीन अधिकारी अर्थात उस सदन का जो अध्यक्ष होता है वो उसे अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुज्ञा दे सकते हैं कि वो अपनी मातृभाषा में बात कर सकता है। और इसके लिए आपको एक जानकारी ये बता दूं कि संसद में आपने अगर संसद की कार्यवाही देखी हो तो संसद में जब टेबल्स पे सांसद बैठे रहते हैं तो उनके यहाँ माइक लगा रहता है और वहां एक ट्रांसलेटर लगा रहता है जो भाषा को ट्रांसलेट करता है। फिर आती है बात मंत्रियों एवं महान्यायवादी के संसद में अधिकार, यानी संसद में मंत्रियों और महान्यायवादी, महान्यायवादी कहते हैं एडवोकेट जनरल को। तो पावर्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल, क्या क्या इनके पावर्स होते हैं? संविधान के अनुच्छेद 88 में उल्लेखित है कि प्रत्येक मंत्री एवं भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह संसद के किसी भी सदन में बोलने एवं कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी होगा। यानी जितने भी मंत्रीगण हैं, कैबिनेट मंत्री हो चाहे राज्य मंत्री हो, उप मंत्री हो, सभी प्रत्येक मंत्री और महान्यायवादी, महान्यायवादी यानी एडवोकेट जनरल, इनको सदन में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा। लेकिन महान्यायवादी को संसद में मतदान का अधिकार नहीं होगा। जो एडवोकेट जनरल है वो सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन अगर किसी बिल पर, किसी अध्यादेश पर, किसी भी जो बिल है उस पर अगर मतदान होता है तो मतदान में उसे भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। तथा मंत्री मतदान केवल उसी सदन में कर सकेगा जिस सदन का वह सदस्य है। यानी जो भी मंत्री हैं वो भाग तो दोनों सदनों में ले सकते हैं, राज्यसभा हो या लोकसभा, लेकिन मतदान की अगर नौबत आती है
तो मतदान वो जिस सदन का सदस्य है उसी सदन में उनका मतदान होगा। तो मैं समझता हूँ आज के लिए यहाँ तक ही पर्याप्त है, और अगले वीडियो में हम इससे आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसमें राज्यसभा का गठन और लोकसभा के गठन के बारे में हम बात करेंगे। तो तब तक देखते रहिए आप। हर लेसन के वीडियोस मैं अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ YouTube चैनल फुल सुंदर एजुटेक पर, और आप घर बैठकर अपनी पढ़ाई को जारी रखें अच्छे अंकों से पास होने के लिए। तब तक हैव ए नाइस डे, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और घर बैठकर अपनी पढ़ाई करते रहें।